सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने फोन को साइलेंट कर दें। रामचंद्र की, हनुमान की, बोले पार्वती पति हर 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 महादेव। उत्तर भारतीय मोर्चा अकोला शहर की इस बैठक में उपस्थित पूर्व विधायक विजू भाऊ अग्रवाल जी, लोकसभा के पूर्व महापौर, लोकसभा के प्रभारी अनूप जी धोत्रे, जयंतराव मसदे महानगर अध्यक्ष, विजय सिंह ठाकुर जी अकोला शहर अध्यक्ष, अभय पांडे जी अकोला ग्रामीण अध्यक्ष और इस विजय जी मालोकार प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मेरे साथ महाराष्ट्र के इस प्रवास पे प्रदेश कार्यकारिणी के मेरे सहयोगी प्रद्युमन शुक्ला जी, सुरेंद्र पांडे जी, संजय पांडे जी, मिश्रा जी, वर्मा जी और अन्य सभी मेरे सहयोगी और यहां पर उपस्थित तमाम मेरे उत्तर भारतीय बहनों और भाइयों, वास्तविकता में जिस प्रकार से अनूप जी ने कहा कि यहां पर कुछ भेदभाव नहीं है, कोई उत्तर भारतीय नहीं, कोई दक्षिण भारतीय नहीं, भेदभाव नहीं है, उसका कारण एक है कि उत्तर भारतीय समाज अनूप जी ऐसा है कि दूध में शक्कर की तरह जहां जाता है घुल मिलकर रहता है। पर मैं आज पश्चिम विदर्भ के इस दौरे में जब देखता हूं तो अनेक लोग, मिश्रा जी है, वर्मा जी है, यादव जी है, ये लोग भले 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले यहां पर आ गए हैं। जब मुझसे अपने अवधि में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर भारत के हैं, जब मराठी में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के। यह विशेषता है उत्तर भारतीयों की, तो इसीलिए यह फर्क आपको दिखता नहीं और अच्छी भी बात है। वास्तविकता में हम आज जो यहां पर जन्मा है वो महाराष्ट्र का भूमिपुत्र है, चाहे उत्तर भारतीय हो चाहे दक्षिण भारतीय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता में यह प्रवास जो है, यह महाविजय 2024 जो माननीय बावनकुळे जी ने एक अभियान शुरू किया है, पूरे महाराष्ट्र भर से 45+ लोकसभा की सीटें हमको चुनकर केंद्र को देना है। मेरे हिसाब से यह महाविजय अभियान नहीं, यह एक महायज्ञ है। यह महायज्ञ है जिसमें हम सभी ने मिलकर के आहुति डालनी है और 45 लोकसभा के सांसद महाराष्ट्र चुन करके दिल्ली भेजने हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन सके। माननीय बावनकुळे जी को आपने देखा है कि एक बुलेट ट्रेन की भांति पूरे महाराष्ट्र भर का प्रवास कर रहे हैं। उनके मन की कुछ संकल्पनाएं हैं, फिर अन्य मोर्चा हो, उत्तर भारतीय मोर्चा हो, उन्होंने सबको एक टारगेट दे रखा है और संगठनात्मक एक ढांचे का निर्माण, जिसके बारे में उनकी जो संकल्पना है मैं आप तक पहुंचाऊंगा और माननीय अनूप जी से, माननीय अध्यक्ष जी से और हमारे मोर्चा के सभी अध्यक्षों से यह आग्रह रहेगा मेरा कि जब मैं अगली बार आऊं तो ये सारी चीजें आप पूरी करके रखें, ऐसी मैं आशा अपेक्षा रखता हूं। हमें हर विधानसभा में उत्तर भारतीय मोर्चा के 50 विधानसभा वॉरियर नियुक्त करने हैं, जिसकी यादी आपने प्रदेश को देनी है। जो बेसिक के जिला अध्यक्षों ने किए, उसके अलावा उत्तर भारतीय समाज के इतने बड़े पैमाने पर लोग यहां पर रह रहे हैं, तो उत्तर भारतीय समाज के जिस बूथ पर जितने लोग हैं, एक विधानसभा वॉरियर 3 बूथ की जिम्मेदारी लेगा। 3 बूथ की जिम्मेदारी में उत्तर भारतीय समाज से संपर्क और समर्थन का अभियान चलाएगा, उसके ऊपर सिर्फ 3 बूथ की जवाबदारी। यह आपने करना है। जिला अध्यक्ष ने अगले 15 दिन में अपने जिला की कमेटी घोषित करनी है। अगर घोषित कर दिए तो बहुत बहुत साधुवाद,
अगर नहीं की है तो आप सब इनकी वरिष्ठ नेता इस जिला के यहां पर है, इस चीज चिंता करें कि अगले 15 दिन में जिला का गठन तो हो पर मंडल तक का भी गठन अनिवार्य किया गया है, क्योंकि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मंडल शाह बैठकें लूंगा, तो जिसमें आपकी टीम ये घोषित होना अत्यंत आवश्यक है। एक और सूचना, जैसे सरल ऐप के बारे में माननीय बावनकुळे साहब बहुत आग्रही रहते हैं। हम सभी सोचते हैं कि क्या है ऐसा कि सरल ऐप के ऊपर जहां जाएंगे सरल ऐप, जहां जाएंगे सरल ऐप। उसके पीछे का एक कारण है। मैं जिला अध्यक्षों से कहूंगा कि अपनी कार्यकारिणी करते वक्त एक एक कार्यकर्ता को 100 सरल ऐप डाउन करने के लिए टारगेट दे दें कि जो जिला का पदाधिकारी रहेगा उसने 100 लोगों को प्रवृत्त करना है कि सरल ऐप डाउनलोड करें। उसकी भी यादी हमें प्रदेश में चाहिए। अब इस सरल ऐप पर माननीय अध्यक्ष जी का इतना जोर क्यों रहता है? हम सब यहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सेवा ही संगठन है, सेवा ही समर्पण है। इस विचारधारा को अनुसरण कर करके हम राजनीति कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार ने हमें एक ऐसा ऐप दिया है जिसमें सरकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में चल रही है, उसमें जो किए हुए काम है, जो जनता के लिए स्कीम्स हैं, आपको उस ऐप में बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाएंगी। आपके गली में कोई उसका लाभार्थी है, कोई गरीब व्यक्ति है जिसको फसल योजना के कोई स्कीम का लाभ लेना है, मेडिकल की कोई इमरजेंसी है, तो आपको ऐसी अनेकों स्कीम में आप अपने अगल बगल रहने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं उनको सरकार की उस स्कीम का किस प्रकार से लाभ दिला सकते हैं, यह आपको इस सरल ऐप पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। विश्व भर में मोदी जी क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी अंततोगत्वा आप, एक कड़ी है सरकार और जनता के बीच की, जो कैडर है वही तो ले जाएगा कि हमारे नेता वहां पर क्या निर्णय ले रहे हैं, समाज के लिए क्या हित में काम कर रहे हैं। उसकी एक जानकारी आपको उस सरल ऐप में बड़ी आसानी से मिल सकती है। और इसीलिए सरल ऐप पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष बावनकुळे साहब इतनी ज्यादा भर दे रहे हैं। आज हमें अनूप जी तो लोकसभा के प्रभारी हैं, यहां पर हमें 45 सीटें जीत करके केंद्र में भेजने का हमने संकल्प लिया है। आज उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र में रहने वाला यह भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। पर आप सब सौभाग्यशाली हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं। अगर सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आपकी जवाबदेही भी उतनी बढ़ जाती है कि अपने समाज के वोट किसी दूसरे जगह ना जाए, आप उसको अपनी पार्टी के मुख्य धारा में लाएं, यह आपकी भी जवाबदारी बनती है। हमारे नेता वहां पर बैठ करके निर्णय ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वो जनता तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व तो मेरे और आप जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर है, जिसे हमने भली भांति से निभाना है। आज क्या आवश्यकता है? तीसरी बार 2024 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। यह भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता नहीं है, यह मोदी जी की आवश्यकता नहीं है, यह आवश्यकता है भारत की। क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो माननीय मोदी जी का नेतृत्व ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। गत 9 वर्षों में आपने देखा होगा जिस प्रकार से निर्णय हुए अनेक, अगर मैं उनकी बात करने शुरू करूं तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। अभी तो कुछ निर्णय ऐसे थे जिसके बारे में मैं आपके सामने आज कहना चाहूंगा। 2014 में जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला निर्णय उन्होंने लिया कि जो गरीब व्यक्ति है उसकी बैंक का अकाउंट खोला जाए, 0 बैलेंस पर बैंक का अकाउंट खोला जाए। कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश भर में एक मजाक बना दिया था इसका कि ऐसी कौन सी क्रांति होने वाली है बैंक का अकाउंट खोलने से। मुझसे भी कहने लगे कई कांग्रेस के नेता, साहू जी ऐसे लोग
बैंक का अकाउंट खोले जिन्होंने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। तो मैंने उन कांग्रेसी नेताओं से कहा कि ये मोदी जी की लाठी है, इसमें आवाज नहीं है, आप इंतजार कीजिए, आपको इसकी आवाज सुनाई दे जाएगी। करोड़ों लोगों ने अपने बैंक के अकाउंट खोले। एक ऐतिहासिक मूवमेंट की तरह चला कि सारे लोग बैंक अकाउंट खोलने को लग गए जिन्होंने आज तक बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। और उसके बाद जब बैंकों के अकाउंट खुल गए तो मोदी जी ने दूसरी स्कीम लाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। यहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, आपको पता है कि जो सरकारी स्कीम्स हैं उसका जो अनुदान है, उसका जो पैसा है, एक जमाना ऐसा था कि राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1000 रुपए दिल्ली से भेजता हूं तो उस अंतिम व्यक्ति के पास सिर्फ 100 रुपया तक भी नहीं पहुंचता। बीच में एक दलालों की पूरी नेटवर्क थी जो उस गरीब व्यक्ति का पैसा खा जाती थी। पर मोदी जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम लाई और सीधे पैसा दिल्ली से निकलता है तो उस अंतिम व्यक्ति के अकाउंट में जाता है, बीच के सारे दलाल निकल गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक निर्णय था, जिससे आज जो लाभार्थी है उसको 100% उसका लाभ उसी के अकाउंट में जा रहा है। पर अगर हम बात करें कि ऐसे कितने निर्णय थे जो पिछले 70 साल में ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं सकता था। उदाहरण के तौर पर धारा 370, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। बचपन से लेकर आज तक हमने सुना था कि कांग्रेसी कहते थे कि धारा 370 अगर जम्मू कश्मीर से हटा दी जाएगी तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी। यह संभव ही नहीं है, ये संविधान में संभव नहीं है, ऐसा एक नैरेटिव सेट करके रखा गया था। पर माननीय मोदी जी ने और अमित शाह ने एक निर्णय लिया। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो संविधान रचा था उस धारा 370 को समाप्त करने का उपाय भी उसी में रखा था, पर जरूरत थी तो सिर्फ इच्छा शक्ति थी कि उस धारा 370 को रद्द करके जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा में लाने का अगर किसी ने निर्णय लिया और एक डिसीजन लिया तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने लिया। उसके पहले तक सिर्फ 2-3 परिवार जम्मू कश्मीर को लूट रहे थे, पर आज जम्मू कश्मीर की अवस्था अलग है। उद्योग आ रहे हैं, व्यापार आ रहा है, वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसके अंदर है और वो इस देश पर राज करेगा तो देश आज 9 साल में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये सब इन्हीं निर्णयों का नतीजा है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं विदेशों में, कोई उनको बॉस कह रहा है, कोई उनके पैर छू रहा है, कोई उनको नमस्कार कह रहा है। पहले इसके हमारे प्रधानमंत्री जाते कब थे, आते कब थे, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। पर आज भारत की प्रतिमा पूरे विश्व में इस प्रकार से हो गई कि आने वाले समय में भारत ही विश्व का नेतृत्व कर सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि उसके हमारे 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आज हम ऐसे कगार पर आकर खड़े हैं जहां पर हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में सफल होने वाले हैं। पर ऐसा नहीं है कि गाड़ी एक तरफा चल रही है। विरोधी पक्षों के लोग एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा आडंबर रचा रहे हैं जिसके कारण हम सबको सतर्क रहना है। हम लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, पर देश की विरोधी ताकतें उसको खंडित करने का भी प्रयास कर रही हैं। आज हम सब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मुझे यकीन है कि आप हम में से कई लोग कार सेवा में सहभागी हुए रहेंगे। जी बाबू, कार सेवा में तो हम लोग सहभागी हुए ही थे। पर आप में से बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति मुझे बता दे कि उसको एक कॉन्फिडेंस था कि हम राम मंदिर अपने जीते जी देख सकते हैं। मुझे नहीं था भरोसा। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने जीते जी राम मंदिर का निर्माण देख सकेंगे। पर आज 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरी जनता के लिए खुल रहा है। तो
ये सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से हुआ है। आज जिसे देखो सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर ऑल फॉल बक रहा है, चाहे वो स्टालिन हो, उठे सुठे जिसको देखो हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। आज अगर हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस दिन से सनातन धर्म का संरक्षक केंद्र की सत्ता में आ गया था, यह बात हम सबको विश्वास है। जिस प्रकार से हमने देखा कि आज इजराइल में जिस प्रकार से हमला हुआ, हमास ने किया, और उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसी अवस्था भारत में हो न हो, इसके लिए हम सबको सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एकजुट होकर के हमें मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। यह भारत की आवश्यकता है, हम सबकी आवश्यकता है, हिंदू धर्म की आवश्यकता है। और इसीलिए हम सब उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से अपने समाज का एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, और यहां से महाराष्ट्र से जब सांसद वहां पर जाएं तो 45 लोग हाथ खड़े करके कहें कि हम मोदी जी के समर्थन में, महाराष्ट्र ने हमको भेजा है। यह संकल्प आप सबने आज यहां से करके जाना है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर आज आपसे मैं इस महायज्ञ में, महायज्ञ 2024, इसमें आपसे कुछ आहुति मांगने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले 13 महीने हर दिन के सिर्फ 3 घंटे आप भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के कामों के लिए दें। 13 महीने 3 घंटा रोज का अगर हम ये समर्पित करें तो मुझे विश्वास है कि 45 नहीं 46 हो जाएंगी, पर 44 नहीं होंगी। और आवश्यकता है आप सभी के संकल्प की। क्या आप सब तैयार हैं इसके लिए? आवाज में दम नहीं दिख रहा है। ऐसा आवाज दिया कि रामगढ़ी तक पहुंचे, हनुमानगढ़ी तक पहुंचे। बोलो तैयार हैं आप सब? तैयार है? पार्वती पति हर हर हर। चलिए आपका संकल्प लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा अपेक्षा करता हूं कि अगली बार जब आऊं तो इससे भारी संख्या हो, जो जो मैंने कहा है उसकी पूर्तता हो, और अगर पूर्तता नहीं हुई तो यहीं अकोला शहर में मैं निवास करूंगा जब तक उसकी पूर्तता न हो। इसके लिए आप लोग बिल्कुल आगाह हो जाइए, और आप सब यहां पर आए इतनी बड़ी संख्या में, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।